गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैतन्य एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बताया था और एनसीईआरटी की एक फ्री पहले दिन की आज डेमो क्लासेस है। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है एनसीईआरटी का सिलेबस किस तरीके से कवर करना है। एक कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है। इन सब बातों पे गौर करने से पहले एक चीज आती है निकल करके कि एनसीईआरटी है क्या। तो एनसीईआरटी अपने आप में जो आप पढ़ते हो वो नहीं है। जैसे आप राजस्थान से हो, आप दिल्ली से हो, आप यूपी से हो, हर स्टेट में एनसीईआरटी का अपना एक अलग रोल है। तो हमें क्या है कि एनसीईआरटी उस लेवल पे पढ़नी पड़ेगी। पहले हमने एक बैच लॉन्च किया था एनसीईआरटी का। जय श्री कृष्णा, नमस्कार आप सबके लिए। उस बैच में क्या था, जो हमने पहले लॉन्च किया था, उसमें हम एनसीईआरटी का सार करवा रहे थे, केवल सार। और वो सार इतना शॉर्ट था, तो कुछ दिन क्लासेस करने के बाद हमें खुद ही मजा नहीं आया था उसमें कि भाई हमें वो वाली क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके बाद हमने बहुत सारी चीजें तैयार की और एनसीईआरटी पे एक नया बैच लेकर के मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में। यकीन मानिए, आप कोई भी एग्जाम, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट का भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो 100 क्वेश्चंस में से मिनिमम 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ करके आते हैं। यानी उनकी शब्दावली, उनकी लाइनें, उनके ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते। तो इसी सीक्वेंस में हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलर हमारी क्लास अब इसमें हुआ करेगी। आप सबसे 5वें दिन, 5 दिन की मैंने इसमें डेमो क्लासेस रखी हैं और 5वें दिन 5वें दिन हम लोग आपको इसका टाइम फिक्स करके बता देंगे कि रेगुलर मोड में क्लास कितने बजे संचालित होगी। तो एग्री हैं आप सब लोग? बताइएगा एक बार कमेंट्स करके। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? और आज से इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। हम किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। हमारा जो पूरा सिलेबस मॉडिफाइड रहेगा, उसमें हम यहां पर एनसीईआरटी 6 to 12 बहुत शानदार लेवल से इस बार आपको मैं करवाने जा रहा हूं। कंप्लीट बैच रहेगा ये। और दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये समान रूप से उपयोगी रहेगा। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। वेरी गुड मॉर्निंग आप सबके लिए। और इस बैच को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 डेज डेमो रखी है मैंने इसमें, और आफ्टर 5 डेज डेमो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है? अच्छा, आपकी ड्यूटी क्या रहेगी? अपने मित्रों तक इसको पहुंचाना है, आपको बताना है सबको कि भाई एनसीईआरटी का बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। देखिए, यूपी पीजीटी की वैकेंसी के लिए बीएड तो कंपलसरी होना चाहिए। बीएड के आधार पे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे इसको इतिहास के जो स्रोत होते हैं। आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि इतिहास की जानकारी के दो प्रकार के स्रोत होते हैं: साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत।
इनको पढ़ने से पहले हम लोग इतिहास का जो विभाजन करते हैं वो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से करते हैं। 3 प्रकार से हमने हिस्ट्री को पढ़ना है। वो 3 टाइप कौन-कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है प्री हिस्ट्री, जिसे हम प्रागैतिहास कहते हैं। सेकंड नंबर पे होता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे हम आद्य इतिहास कहते हैं। और थर्ड नंबर पर होता है हिस्ट्री, जिसे हम इतिहास कहते हैं। अब इन तीनों में एक जो बेसिक सा अंतर होता है, एक बेसिक सा जो अंतर होता है वो क्या होता है? प्री हिस्ट्री पे अगर बात करें तो प्रागैतिहास का मतलब आप सब जानते हैं, जब लेखन कला विकसित नहीं थी, मूलतः हम लोग इसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर के और इसको पाषाण काल तक कंप्लीटली पढ़ेंगे। जो टाइमिंग हमारी रहेगी वो ये रहेगी। इसके साथ प्रोटो हिस्ट्री आप सब जानते हैं, लेखन कला विकसित हो गई, उपलब्ध है, लेकिन अपठित है। कैसी है? अपठित है। इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अलावा वैदिक काल का प्रारंभिक समय, हम किस में मानते हैं? इसमें मानते हैं। और फिर उसके अलावा अपने पास बचता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में अपन ये मानते हैं कि लेखन भी है और ये पठित भी है। वहां से हिस्ट्री स्टार्ट होती है अप्रोक्स 600 बीसी, 600 बीसी के आसपास से इतिहास शुरू होता है। ये एक ऐसा ओवरव्यू था जिसके बारे में आप सब जानते हैं, पूर्व से जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लिखिए एक बार सभी लोग फटाफट इसको। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार क्लास का लिंक सबके पास शेयर कर देता हूं। एक सेकंड आप इसको नोट करिए, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना? लिंक कैसे शेयर होगा यार इसका?
चलिए, मैंने लिंक डाल दिया है सभी बच्चों के बैच में। आ जाएंगे सभी विद्यार्थी, है ना। गुड मॉर्निंग। पता नहीं ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। देखो, अब तो जुड़ गए ना, आ गए ना लिंक सबके पास। तो फाइनली ये नोट कर लिया आपने, और फिर अब हम बात करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जहां से हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करते हैं, हम अतीत के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इतिहास को लेकर के कि इतिहास क्या है। इस प्रश्न के कई सारे आंसर होते हैं, लेकिन शॉर्ट में अपन एक आंसर लेकर के चलेंगे कि अतीत में घटित होने वाली सत्य घटनाओं का क्रमिक अध्ययन ही इतिहास है। आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतिहास की परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं। गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग। इतिहास की परिभाषाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ये परिभाषा काम आएगी जो अपन काम कर रहे हैं। वो हिस्टोग्राफी के आधार पे जब अपन बात करेंगे तो बहुत परिभाषाएं होती हैं। हम सिर्फ बात करते हैं कि इतिहास क्या है, तो अतीत। अब सबसे पहले हमने अतीत एक शब्द निकाला, तो अब यहां पर एक मुद्दा आता है कि भाई अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की 6वीं क्लास का टॉपिक है जो मैंने यहां लिखा है। आपको याद आ गया होगा अगर आपने गलती से एनसीईआरटी की किताब देखी होगी तो। वो कहते हैं कि अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो अतीत के बारे में जानने का दो तरीका यहां पे आपको फिर दिखाई देता है। वही चीज कि एक तो पुरातत्व के माध्यम से आप जानेंगे, और एक आप साहित्य के माध्यम से जानेंगे। अब साहित्य में बात करें तो प्राचीन साहित्य पर लेकर चलते हैं आपको। सबसे पहले प्राचीन साहित्य कौन सा रहेगा। प्राचीन जो साहित्य हमें मिला, ऐसा साहित्य जिसने हमें अतीत के बारे में अवगत कराया। हाँ, पब्लिक, यस सर, मैंने पढ़ा है। तो 6वीं क्लास की किताब यहीं से स्टार्ट होती है, इस टॉपिक से कि अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो अतीत के बारे में जानने के तरीके तो कई हैं। पुरातत्व भी है, आप खुदाई करके, मृदभांडों का अध्ययन करके, खुदाई में प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन करके बहुत सारे तरीकों से जान सकते हैं। लेकिन साहित्य पे बात करें तो प्राचीन साहित्य, ठीक है ना। अब प्राचीन साहित्य में क्या था कि प्राचीन काल की पुस्तकें, अब प्राचीन काल की जो पुस्तकें थी वो किस तरीके से, क्या प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी। प्राचीन काल में पुस्तकें तो लिखी गई, लेकिन ये पुस्तकें जो थी वो हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि नाम दिया गया था। प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो प्राचीन काल की पुस्तकें क्या थी, ये पांडुलिपि कहलाई थी। क्या कहलाई थी, पांडुलिपि। अब पांडुलिपि ये क्यों कही, क्योंकि हाथ से लिखी होने के कारण, हाथ से लिखी होने के कारण हमने इनको पांडुलिपि कहा। और प्राचीन पुस्तकें तो यही है हमारे पास,
जो हमारे लिए अतीत का ज्ञान देंगी, इसको मेरे साथ एज इट इज नोट करते हुए चलना है। ऐसा मत समझना कि कोई भागवत कथा हो रही है जिसको सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अभी आप बताइए, आपके दिमाग में एक डेटा क्लियर हुआ क्या? आपसे कोई पूछ ले कि भाई तुम ये बताओ, क्या तुम पांडुलिपि के बारे में जानते हो? तो आप कहेंगे कि यस सर, बहुत अच्छे से जानते हैं पांडुलिपि। आप समझ गए ना पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि प्राचीन काल की वे पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई थी। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। पांडुलिपि आप सब जान चुके हैं ना? अब इस पांडुलिपि के लिए, ये पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी भाषा में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि को क्या करते हैं हम लोग अंग्रेजी में? पांडुलिपि की कौन सा शब्द आता है? मैन्युस्क्रिप्ट। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट शब्द यूज करते हैं। ठीक है ना? अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है, ये कहां से लिया गया? ये शब्द लिया गया लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के एक दूसरा शब्द था मेनू। क्या शब्द था? मेनू। तो लैटिन भाषा के मेनू शब्द से हमने क्या उठाया? ये मैन्युस्क्रिप्ट उठा दिया, और ये मैन्युस्क्रिप्ट ही अंग्रेजी में पांडुलिपि का अर्थ होता है। ठीक है ना? अब इस मेनू शब्द का जो अर्थ था, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था, मेनू शब्द का अर्थ था हाथ से निकला हुआ। बात समझ में आ गई? पत्थर पर लिखने को कैलियोग्राफी कहते हैं शायद। पत्थर पर लिखने को कैलियोग्राफी कहते हैं ना? सुनिए इसको ध्यान से, सब पढ़ाऊंगा मैं, आप डोंट वरी, मस्त रहिए। मेनू का अर्थ हाथ से निकला हुआ, और पांडुलिपि से किस तरीके से कहानी, किस तरीके से सेट हुई, आपके समझ में आ गई पूरी बात। ठीक है ना? अब ये जो पांडुलिपियां थी, ये प्राय ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। किन पर? ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। ताड़पत्रों, या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक वृक्ष था भुर्ज। एक वृक्ष का नाम हुआ करता था भुर्ज। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर पर तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे, तो इतना लिखाने के बाद बच्चों से पूछते थे हम, बच्चे जैसे क्लास में, छोटी छोटी क्लासों में पहले स्कूल में जाते थे ना, बच्चों को टेबल्स बोलने के लिए कहते थे, हाँ भाई बोल के बताओ, ऐसे पूछते थे ऑफलाइन में। हाँ भाई, आपको पता है इतिहास की प्राचीन जानकारी के स्रोत क्या है? पुस्तकें। प्राचीन पुस्तकें कौन सी है? क्योंकि अभी पुरातत्व पे बात नहीं कर रहे, केवल साहित्य पे बात कर रहे हैं। तो फिर आप जवाब देंगे पांडुलिपि। पांडुलिपि समझ गए कहां से आया? अंग्रेजी भाषा के मैन्युस्क्रिप्ट से। मैन्युस्क्रिप्ट कहां से आया? लैटिन भाषा के मेनू से। मेनू का अर्थ क्या है? हाथ से निकला हुआ। और ये पांडुलिपियां ज्यादातर ताड़पत्रों पर या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तौर पर तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया? कंफर्म हो गया सबको? बताइएगा।
अब पांडुलिपि से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं कि इनमें मिलता क्या है, भाई पांडुलिपि में मिलेगा क्या, ठीक है ना। ये पांडुलिपि इन पर क्या होता था, ठीक है ना, इन पर राजाओं के जीवन चरित मिलते हैं, हमें विज्ञान से रिलेटेड बातें मिलती हैं, हमें औषधियों से रिलेटेड बातें मिलती हैं, ठीक है ना। राजाओं की जीवनियां इस पे लिखी गई हैं, हमें इसके अलावा विज्ञान या औषधि या फिर अन्य विषयों के बारे में भी हमें इन पर क्या मिल जाता है, चर्चा मिल जाती है इन पांडुलिपियों में, ठीक है ना। महाकाव्य और कविताएं भी इसमें शामिल हैं, महाकाव्य एवं कविताएं भी शामिल हैं, इन पर प्राप्त होती हैं। दूसरी बात, अधिकतर ये प्राकृत भाषा में है, अधिकतर कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा। अब ये क्या है, देखो थोड़ा सा समझो इसको, यहां पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा होगा हम तो नेट के बैच के विद्यार्थी हैं, तो छठवीं क्लास की एनसीईआरटी है, हमें आती नहीं, लेकिन आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अधिकतर प्राकृत भाषा इस समय प्रयोग में थी। ये पांडुलिपि मंदिरों, विहारों आदि से प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों आदि से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले क्या था, हम हमारे स्रोतों पे चल रहे थे, और साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों प्रारंभिक जो चीज है वो ये थी। इसके अलावा हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक तो मेरा ये था, आपको हेडिंग ये बनानी थी, हम इस हेडिंग पे चर्चा कर रहे हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अतीत के बारे में हम या तो साहित्य से जानेंगे या हम पुरातत्व से जानेंगे। तो साहित्य में प्राचीनतम साहित्य की तरफ अगर आपका रुख किया जाए तो आपको क्या मिलता है, पांडुलिपि मिलती है। क्या मिलती है, पांडुलिपि मिलती है। डन हो गया ना पांडुलिपि का कॉन्सेप्ट। अब प्राचीन काल के अभिलेखों पे भी बात की जाएगी। ठीक है ना। सेकेंडरी जो बात होगी वो क्या होगी, अभिलेख। अतीत के बारे में जानने के लिए हम अभिलेखों का अध्ययन भी करते हैं। जिसे एपिग्राफी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख अधिकतर कठोर या तो पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण करवाए गए थे। कारण ये चिर स्थायी रहे। ये क्या रहे, ये अभिलेख चिर स्थायी रहे, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब अभिलेखों में मिलता क्या है? अभिलेखों में मिलता क्या है? मोस्टली राज्यादेश या फिर राजाओं के कार्य। कई बार कभी कभी अन्य व्यक्ति जो राजा नहीं है उनके द्वारा भी अभिलेख खुदवाए जाते थे। यानी कई बार अन्य व्यक्ति भी ऐसे अभिलेख उत्कीर्ण करवाते जिनसे उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिनसे हमें क्या मिलेगा? उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुड मॉर्निंग, लिखिए फटाफट। देखिए, इसके अलावा ऐसी सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव समुदाय की बस्तियों में किया जाता था, मानव समुदाय की बस्तियों में किया जाता था, उनके अध्ययन के आधार पर हमें अतीत की जानकारी देने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि हमने पांडुलिपि भी देखी, हमने प्राचीन चीजें भी देखी, हमने वो सारी चीजें भी देखी। इसके अलावा एक पुरातत्वविद भी है। अभिलेख पे भी हमने बात कर ली, लोग अभिलेख भी उत्कीर्ण करवाते थे। तो पुरातत्वविद ये क्या करेगा? ये प्राचीन अवशेषों के आधार पर क्या करेगा? पुरातत्वविद ये प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करने वाला। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताइए। तो ये एक पुरातत्वविद हो गया, ये एक अभिलेख हो गए, ठीक है ना। अब क्या आती है चीज? एक शब्द होता है इतिहासकार और एक शब्द है पुरातत्वविद। क्या ये दोनों एक ही हैं? अगर आप ये पूरी क्लास पढ़ लोगे एनसीईआरटी की, तो जो बेसिकली चीजें हैं ना इतिहास की, वो आपकी रगों में दौड़ने लगेंगी ब्लड के साथ साथ। गारंटी है मेरी। आप बताइए, पुरातत्वविद और इतिहासकार एक ही है या अलग अलग है? ये एक मुद्दा हो सकता है कि कोई पुरातत्वविद इतिहासकार हो या कोई इतिहासकार पुरातत्वविद हो, लेकिन चीजें दोनों अलग अलग है। वो एक अलग बात है कि कोई पुरातत्वविद इतिहासकार भी है या कोई इतिहासकार
पुरातत्व भी है। लेकिन लेकिन समझिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये दोनों पेशे अलग अलग है, ठीक है ना। तो इतिहासकार हम किसको कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करता है। और पुरातत्वविद हम किसको कहते हैं? जो प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद किसको कहते हैं हम लोग? जो प्राचीन अवशेषों का अध्ययन करता है। और ये इतिहासकार कौन है? ये जो कि अतीत का अध्ययन करता है, ठीक है ना। अब ये जो इतिहासकार है, ये क्या करेगा? अतीत का अध्ययन करता है। और ये अतीत के अध्ययन के लिए किसका इस्तेमाल करता है? अतीत के अध्ययन के लिए ये स्रोत का इस्तेमाल करता है। अब घूम फिर के बात आ गई, स्रोत क्या है? तो पांडुलिपि स्रोत था, अभिलेख स्रोत था, या पुरातत्व स्रोत था? तो पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व आदि मिलकर क्या करते हैं? इतिहास के स्रोत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? इतिहास के स्रोत का निर्माण करते हैं। लिख लीजिए, बैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक इतिहास से, हाँ, तो 12th की बुक में समझाई गई है ना ये सारी चीजें। एनसीईआरटी आपको मैं लेके चल रहा हूँ, टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? देखिए, इतिहास के स्रोत का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। और इतिहास के इन स्रोतों के माध्यम से हम क्या करते हैं? अतीत का पुनर्चित्रण या पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्चित्रण या पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्चित्रण या पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा साहब, इसके बाद क्या कहानी आएगी। हमने एक चीज ली, हमारा अतीत, और एनसीईआरटी की क्लास में ये एक टॉपिक दिया गया है, क्लियर, यस या नो। अब पढ़ते नहीं हम तो। हमारा अतीत कोई बात नहीं, अब बातें बंद करो, पढ़ने पे फोकस लगाओ। 5 डेज में डेमो क्लास रखूंगा इसमें, उसके बाद अलग लेवल पे चलेगा ये बैच, रेगुलर क्लास रहेगी इसमें, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है ना, हमारा अतीत। अब सवाल ये उठता है, सवाल यह उठता है
कि अतीत एक था या अतीत अनेक थे? क्या आप जानते? हमारा अतीत, तो हाँ, हमारा अतीत पहला चैप्टर है। तो हमारा अतीत एक ही था या हमारे अतीत अलग अलग थे? बताइए। तो इस बात को हम लोग ऐसे समझेंगे कि अतीत का निर्धारण समुदाय या समूह के आधार पर किया गया। अतीत का निर्धारण समुदाय या समूह पर निर्भर होने के कारण क्या था? अलग अलग लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। यस, क्लियर। अलग अलग मायने थे। कैसे अलग अलग मायने थे? आप समझिए। एक राजा है और एक रंक है। राजा का अतीत अलग है, रंक का अतीत अलग है। एक किसान है, उसका अतीत अलग है। एक व्यापारी है, उसका अतीत अलग। उनके समुदाय भी उसी तरीके से डेवलप हुए थे। कोई व्यक्ति शिकारी था तो उसका अतीत शिकारियों जैसा था। कोई व्यक्ति मांसाहारी था तो उसका अतीत मांसाहारी था। कोई व्यक्ति भक्ति में लीन रहता था तो उसका अतीत वैसा था। सब अलग अलग है। सब क्या था? अलग अलग था। तो अतीत का निर्धारण समुदाय या समूह पर निर्भर होने के कारण क्या होता है? सबका अतीत अलग अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? आप देख सकते हैं सबका अतीत भिन्न होता है। कृषक, पशुपालक, इनकी कंपैरिजन अपन किसी राजा के अतीत से करते हैं, किसी व्यापारी के अतीत से करते हैं, तो दोनों में डिफरेंट आएगा। एक तरफ कोई राजा है, कोई व्यापारी है, एक तरफ कोई कृषक है, कोई पशुपालक है। इन दोनों, इन सब के अतीत डिफरेंट है। ठीक है ना? एक कोई शिल्पकार है, इस व्यापारी के साथ में कोई शिल्पी जुड़ा हुआ है। ये वही एग्जाम्पल हो गया एक तरीके का। यानी कि यहां पर मैंने शिल्पकार भी लिख दिया। कोई शिल्पकार है जो शिल्प बना रहा है, लेकिन एक व्यापारी उसके शिल्प को मार्केट में बेच करके ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो उस मार्केट में काम करने वाले व्यापारी का अतीत अलग है, इस शिल्पकार का अतीत अलग है। तो अतीत क्या थे? हमारे अलग अलग थे। सबके अतीत डिफरेंट डिफरेंट हुआ करते थे। कारण क्या था? अतीत के भिन्न होने के की वजह उनके जो स्थानीय रीति रिवाज या संस्कार थे वो मायने रखते थे। क्या रखते थे? वो मायने रखते थे। तो अतीत कैसा है? अब देखो, जैसे अभी इसने बताया था कि अंबानी के बेटे की शादी खत्म नहीं हो रही, तो कल के दिन बहुत शादियां हुई होंगी, परसों के दिन बहुत शादियां हुई होंगी। उन शादियों का अतीत अलग था और अंबानी के बेटे की शादी का अतीत अलग है। तो सब उनके रीति रिवाजों पे डिपेंड कर रहा है, उनके कल्चर पे डिपेंड कर रहा है। तो अतीत के भिन्न होने की वजह क्या थी?
उनकी स्थानीय रीति रिवाज या संस्कार उसके लिए क्या रखते थे, मायने रखते थे। क्योंकि आज भी अगर आप देखते हैं वर्तमान में भी भिन्नता दिखाई देती है, जहां एक तरफ शहरी व्यक्ति खाद्यान्न के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है, वहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी लिखिए, फिर आगे भी लिखेंगे, जो आज भी खाद्यान्न के लिए शिकार पर निर्भर करते हैं, जो आज भी खाद्यान्न के लिए शिकार पर निर्भर करते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग खाद्यान्न हेतु भोजन हेतु शिकार पर निर्भर करते हैं। अब इसमें दो पॉइंट्स बनते हैं। एक तरफ मैंने आपको बताया कि राजा, व्यापारी या धनी वर्ग, एक तरफ तो राजा, व्यापारी या धनी वर्ग, और वर्सेस दूसरी तरफ मैंने आपको बताया आम आदमी, किसान, पशुपालक, शिकारी आदि। अब ये जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे, प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने पांडुलिपि भी लिखवाई, किसी ने अभिलेख भी लिखवाया आदि। विभिन्न माध्यमों से इन लोगों ने अपनी, चाहे कोई कार्य है इनका अच्छा कार्य है, इनका बुरा कार्य है, ये कॉपी अलग बना लो, ये तो अलग चलेगा। वो एनसीईआरटी का सार था, उसमें मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको कराया नहीं था। वो बैच जिन बच्चों ने ले रखा था वो सारे बच्चे यहां आ जाएंगे अपने आप, टेंशन मत लो, अलग से नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह एक ऐसा वर्ग था जिसके कार्यों का लेखा जोखा प्राप्त नहीं होता। भाई इन्होंने कोई चीज लिखवाई क्या अपने लिए, बताइए मुझे। इन्होंने कोई चीज नहीं लिखवाई, ये लोग तो अपने लिए क्या करते थे, तैयार करवाते थे। ठीक है, तो अब इन माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो जाती है। जानकारी के स्रोत, इस वर्ग की जानकारी के स्रोत तो पुरातत्व नहीं रहेगा, साहित्य हो जाएगा। और इस वर्ग की जानकारी के लिए हमें अब क्या करना पड़ता है, पुरातत्व पर निर्भर रहना पड़ता है। बताओ दोनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई।
इस वर्ग के इतिहास को जानने के लिए पुरातत्वविद की मदद लेनी पड़ेगी। वो देखेगा कि कैसे हल्का फाल मिला बनावली से। वो देखेगा कि बैलगाड़ी थी कि नहीं थी। वो देखेगा कि फसलें कौन कौन सी बोते थे। वो देखेगा कि पशुपालक कौन कौन सा था, शिकार कौन कौन सा था। लेकिन इस वर्ग की जानकारी के लिए हम पुरातत्व पर निर्भर नहीं है, क्योंकि राजा के लिए पुरातत्व पे हम क्या निर्भर करेंगे। राजा की जीवन शैली तो उसने पांडुलिपि में, अभिलेखों में उत्कीर्ण करवा रखी है। आप देखिए, इस चीज को समझिएगा, और ये बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं, और वो स्रोत क्या है। इतनी देर में तो लोग बहुत आगे चले जाते हैं पढ़ा करके। वो तो आप सब जानते हैं कि पुरातात्विक शोध और साहित्यिक शोध होते हैं। तो कहां से पुरातात्विक स्रोत पैदा हुए, क्यों इस तरीके से पुरातात्विक स्रोतों की आवश्यकता पड़ी, और इस तरीके से ऐसा जो वो कॉन्सेप्ट था इन लोगों को, क्योंकि ये लोग तो अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे। किसी ने कोई युद्ध किया तो अपनी विजयों को भी लिखवाएगा। किसी ने किसी व्यक्ति, किसी ने शेर का शिकार कर लिया तो वो उसने इसको भी लिखवा दिया कि इसको हमने क्या किया, इसको हमने व्याघ्रहंता कहा। क्या कहा हमको? व्याघ्रहंता कहा। तो समुद्रगुप्त के लिए व्याघ्रहंता मिलता है ना शब्द, या नहीं मिलता? बताओ। तो वो चीजें लिखी हुई थी। तो इन लोगों ने अपने कार्यों का लेखा जोखा रखा था, और इन लोगों ने नहीं रखा था। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। बताइए, फिर इसके बाद आगे बढ़े। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। नो, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सो फाइनली यस, मैं कह रहा हूं कि बताइए, और पढ़ेंगे क्या? पता ही नहीं चला। जब मन लगा करके आप पढ़ते हैं और हम पढ़ाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि क्लास कहाँ गई। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक आज पूरा कर लेना चाहिए, बिकॉज सोनल मैडम की तबीयत खराब है, उनका मैसेज आया अभी, और वो क्लास ले ही नहीं रही है 10 बजे से। तो मुझे लगता है मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ उसको। बताओ क्या कहते हो? कंटिन्यू करें ना? हाँ बिल्कुल, नेताजी कोई उद्घाटन करते हैं तो पत्थर पर डेट के साथ नाम और समय और अपना पद जरूर लिखवाते हैं। तो एक तरीके से वो चिरस्थायी हो जाता है, अभिलेख के तौर पर ये चीजें दिखाई देती हैं, है ना। चलिए, वेरी गुड। इतिहास एवं तिथियां। ये क्लास मिल जाएगी, डोंट वरी। आपको कहाँ चाहिए क्लास, ये बताओ। मोनिका, घर ही भिजवा दें आपके? कहाँ चाहिए आपको एक क्लास, बताओ।
तो देखिए दो तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है एडी, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। और एडी बराबर ईस्वी सन। अब ईस्वी सन का मतलब क्या होता है? ईस्वी सन का मतलब होता है ऐसी तिथि जो ईसा मसीह की कल्पित जन्म तिथि से आरंभ होती है। उसे हम लोग एनो डोमिनी या ईस्वी सन कहते हैं, क्योंकि इतिहास में हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है। नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं किया है प्रतिभा, ये तो एनसीईआरटी का अलग से बैच है। आपका द्रोणाचार्य तो वहीं चल रहा है अभी। आज साइमन कमीशन पढ़ाएंगे उसमें। द्रोणाचार्य में तो साइमन कमीशन पढ़ाएंगे ना आज। और ये आपके एनसीईआरटी का बैच है जो हमने नया लॉन्च किया है आज। इसमें हम टोटल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी। अब एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अपने पास बीसी। इसे हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व का अर्थ होता है कि ऐसी तिथि जो ईसा मसीह के कल्पित जन्म तिथि से जो पूर्व का समय रहेगा या पूर्व की जो तिथियां रहेंगी, उन सब को हम लोग बीसी में व्यक्त करते हैं, अर्थात ईसा पूर्व में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? ईसा पूर्व में व्यक्त करते हैं। अब उसको एक बात तरीके से और समझिए, ईसा पूर्व में कैसे व्यक्त करेंगे। एक्चुअली प्रथम शताब्दी जहां पर हमने फर्स्ट एडी माना, उस फर्स्ट एडी से आज हम 2024 में चल रहे हैं, वर्तमान है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस आधार पर है, इसको भी समझाऊंगा। और यहां से पूरा जो पिछला समय है वो बीसी में है, इसे ईसा पूर्व कहेंगे। अब इसके पीछे क्या कहानी थी कि ईसा मसीह के जन्म को यहां पर 100 वर्ष पूर्ण हुए थे। तो ये जन्म 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक शताब्दी मानी हमने किस में? ग्रिगोरियन कैलेंडर में। किस कैलेंडर में मानी है? ग्रिगोरियन कैलेंडर में। ग्रिगोरियन कैलेंडर कहां से आया? आपको याद होगा, रोम, इटली, सर्वाधिक फेमस धर्म वहां पर क्या था? ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म, और पोप ग्रेगरी थे। तो पोप ग्रेगरी जो है, पोप किसी चर्च में सर्वाधिक पावरफुल पोस्ट होती है। पोप ग्रेगरी ने एक कैलेंडर जारी किया था, क्योंकि लोग संवत तो जारी करते थे, हमारा राजकीय संवत शक संवत है। तो पोप ग्रेगरी ने एक कैलेंडर जारी किया था जिसके अनुसार आज 14-15 जुलाई 2024 है।
अंग्रेज भारत में आए थे, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन किया था उन्होंने, वो फेमस इतना हो गया, वो चले गए। हम आज भी उसका यूज करते हैं। दुनिया के प्रत्येक देश के पास अपना एक राजकीय कैलेंडर होता है। जैसे हमारे पास शक संवत है, राजकीय कैलेंडर, लेकिन हम नई साल तो 1 जनवरी को ही मनाते हैं ना। यस या नो बताओ। तो प्रत्येक देश के पास अपना राजकीय कैलेंडर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक देश इस कैलेंडर को फॉलो करके रखता है, क्योंकि ये इजी टू यूज है। और इसको मतलब अंग्रेजों ने फेमस किया था दुनिया में, तब से ये कैलेंडर फेमस हो गया। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगरी के द्वारा चालू किया गया था। इसमें ईसा मसीह के जन्म को जहां 100 वर्ष पूर्ण हो गए, उन्होंने पहली शताब्दी घोषित कर दी, और उस शताब्दी से अब तक हमारे पास तो 20 शताब्दियां हो गई। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो यहां से आगे का जो समय है वो तो ईसवी सन में व्यक्त करते हैं हम लोग, और यहां से पूर्व का जो समय था वो ईसा पूर्व में व्यक्त करते हैं। बताइए, क्या अभी भी आप इस चीज से अनजान है कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है? क्लियर हो गया ना? सबके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो गई? जल्दी जल्दी बताओ। 1582 में जो है ये कैलेंडर जारी किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका प्रचलन कब हुआ था? 1582 में ये कैलेंडर आया था। आगे बढ़े। देखो, अब क्या होता है, वर्तमान में अधिकांशतः इतिहासकारों के द्वारा कुछ नए शब्द यूज किए गए हैं। अब वो बीसी और एडी यूज नहीं करते, अब बीसी की जगह बीसीई यूज करते हैं, और एडी की जगह सीई यूज करते हैं। ठीक है ना? इतिहासकारों द्वारा बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है। अब इस बीसीई की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। इसका अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। तो इसका अर्थ वही है जो बीसी ईसा पूर्व था। ये चीजें आजकल इतिहासकारों के द्वारा यूज की जा रही है। नई बुक्सों में जब आप पढ़ोगे, अपडेटेड चीजें जब पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें दिखाई देंगी आप। ठीक है ना? और एडी के स्थान पर ईसवी सन, इसके स्थान पर सीई का इस्तेमाल होता है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। क्या होता है? सीई का इस्तेमाल होता है। यस, 12th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ लेते तो दिक्कत ही नहीं होती। ठीक है ना? और नोट डाल के ये भी लिखो, बीपी इसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। बीपी का अर्थ भी किया जाता है ईसा पूर्व के लिए। ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आपको बीपी लिखा दिखाई दे, या अगर आपको क्या लिखाई दे, आपको बीसी लिखा दिखाई दे, तो उसका मतलब ईसा पूर्व ही है। ठीक है ना? आगे बढ़े। ओके।
गुड मॉर्निंग। किसी काल या घटना का सही कालक्रम ज्ञात ना होने की स्थिति में हम कुछ चीजें लगाते हैं जिसपे अनुमानित या लगभग हम लोग लिख देते हैं। ठीक है ना? हम लोग क्या लिखते हैं? लगभग। जिसे हम केवल ला से भी संबोधित कर सकते हैं। ठीक है ना? या फिर हम लोग अनुमानित, इसे हम आ से भी संबोधित कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके लिए सी ए लिखा जाता है और इसके लिए केवल सी डॉट लिखा जाता है। ये दोनों बातें नोट कर लो। अब तिथि की बात आई है तो कुछ प्रमुख संवत लिखिए। इस बैच में एनसीईआरटी की उम्मीद से भी ज्यादा बताऊंगा मैं आपके लिए, निश्चिंत रहिएगा। पहला लिखिए कली संवत 3102 बीसी। अब आप सोचोगे कैलेंडर कितना पुराना है। क्या करें प्रतिभा, बताओ आपकी क्या मदद की जा सकती है? लिख लीजिएगा। अब एक बार पढ़ लेते हैं बेटा, आप कॉल कर लेना मुझे, फिर अपन बात करेंगे ना। सप्तऋषि संवत 3076 बीसी में था। इसे लौकिक संवत भी कहा जाता है। यह कली संवत के 25 वर्ष बाद कश्मीर में प्रचलित था। ये दो फैक्ट आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये दोनों जो मैंने लिखा है ना, वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। और कोई नहीं, अपन कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे आप सबके लिए, उनसे और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मस्त रहिए, पढ़िएगा आप लोग। बुद्ध संवत, बुद्ध संवत लिखिएगा 544 बीसी। ये श्रीलंका की
गणना के आधार पर है। यह श्रीलंका की गणना के आधार पर है। जबकि महात्मा बुद्ध के निर्वाण की तिथि 486 बीसी थी। यस या नो बताइए। और फोर्थ ऑप्शन, मुझे लग रहा है लिखने में बिजी हैं आप सब, है ना? जैन संवत 527 बीसी। यह जैन सभाओं के संबोधन से प्रारंभ होता है। ये किससे प्रारंभ है? जैन सभाओं के संबोधन से प्रारंभ है। 5वें नंबर पर लिखिएगा, ये जो जैन संवत लिखा है ना मैंने, इसको कोष्टक में महावीर संवत भी लिख देना। दोनों ही नामों से इसको जाना जाता है, महावीर संवत या जैन संवत। नहीं, 486 रहेगा। 486 रहेगा। विक्रम संवत 58 बीसी। ठीक है ना? इसे मालवा संवत भी कहते हैं। राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में चलाया था। 6वें नंबर पे लिखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शक संवत 78 ईस्वी। अब देखो, यहां से हमने ये सब बीसी में लिखे हैं और यहां से हम एडी में लिख रहे हैं, तो पहले हम यहां इस जगह भी एक बार जिक्र कर देते हैं ईसा मसीह का। ईसा मसीह का जन्म से प्रथम शताब्दी मानी गई। पिछला समय बीसी में और अगला समय एडी में व्यक्त किया जाएगा।
लिखिए इसको फटाफट। अगला समय एडी में व्यक्त किया जाएगा। छठवें नंबर पे लिखो शक संवत 78 एडी। अब समय एडी में आएगा। कुषाण राजा कनिष्क द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया गया शक संवत को इसे सलिवाहन संवत भी कहते हैं। इसे सलिवाहन संवत भी कहते हैं। वर्तमान में यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। जिसे सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। देखो आज आपको कितनी नई नई जानकारियां प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं, है ना। कलचुरी संवत 248 एडी। कलचुरी संवत 248 एडी प्रारंभ में आभीर वंश के राजा ईश्वर सेन द्वारा और बाद में कलचुरियों द्वारा चेदियों द्वारा, चेदी वंश प्रयोग में लाया गया था। नोट करो फटाफट भाई जल्दी से। गुप्त संवत 319 एडी। गुप्त राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया। नौवें नंबर पे लिखिएगा अगला हर्ष संवत 606 एडी। वर्धन वंशीय राजा हर्षवर्धन के द्वारा और इसी टाइम पर आपको एक चीज और याद होगी कि राजा हर्षवर्धन मोहम्मद साहब के समकालीन थे। उधर इस्लाम आया तो हिजरी संवत भी आ गया था। मोहम्मद साहब को आप जानते हैं इस्लाम के प्रवर्तक थे। तो हिजरी संवत 622 ईस्वी, ठीक है ना।
622 AD। मोहम्मद साहब द्वारा मक्का को त्याग कर मदीना जाने की यात्रा से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। लिख लिया? से हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। 11वें नंबर पे लिखो कोल्लम संवत। अच्छा, इसको हिजरी संवत या इस यात्रा को हिजरत भी कहते हैं, ऐसे भी लिख लेना, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये जो कोल्लम संवत रहेगा, ये रहेगा आपका लगभग 825 एडी का। अभी चलाया किसने था, तो इसमें लिखिए आप कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा केरल, यानी जो मालाबार वाला क्षेत्र था इनका, उस मालाबार क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। केरल या मालाबार क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। इस संवत को कोल्लम संवत के साथ साथ हम लोग चालुक्य विक्रम संवत भी नाम देते हैं। इसे हम लोग चालुक्य विक्रम संवत भी नाम देते हैं। आज आप मेरी द्रोणाचार्य वाली क्लास डिस्टर्ब कर गए फिर, है ना? क्यों भाई? क्योंकि इसके बाद उसका टाइम हो जाएगा। अब लगातार तो 3 घंटे कैसे क्लास चलेगी? लिखो, 11वें नंबर पे लिख लिया कोल्लम संवत। इलाही संवत 1583 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा चलाया गया था। और 13वें नंबर पे एक और लिख लो, राजसक 1673 एडी। ये किसके लिए था आप जानते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। लिखो फटाफट। तो ये प्रमुख प्रमुख क्या है, संवत चले थे। अब कुछ सवाल बनते हैं परीक्षा में, क्वेश्चंस बनते हैं इन संवतों को लेकर के डायरेक्टली, ठीक है ना? जैसे ईसवी सन को विक्रम संवत में रूपांतरित करना है, हमें ईसवी सन को विक्रम संवत में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बदलने के लिए उसमें 57 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, 57 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। हाँ,
ठीक है ना, 57 इसमें हम लोग जोड़ देंगे। जैसे 2024 चल रहा है, अब इसमें आपको, ये ईसवी सन है, अगर इसको विक्रम संवत में बदलना है आपको, तो क्या करना है आपको, 2024 प्लस 57 आप जोड़ दीजिए। देखिए कितना हो गया, 7 4 11, हासिल 1, 5 2 7 1 3, और ये हो गया कितना, 2021। ये आंसर आ गया। 57 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि विक्रम संवत से ईसवी संवत में जाने के लिए क्या करेंगे, 57 घटा देंगे। सेम वही पोजीशन है, इसको इधर लिख लो, 2031 आपका विक्रम संवत में माइनस कर दो 57, तो 2024 आपका आ जाएगा, हाँ 81 आ जाएगा। या मैं इसको 7 4 11 हासिल 1 5 2 7 8 लिखना था, गलत लिख गया जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत नहीं। इसको 8 कर लीजिएगा ना, 81 होगा, और यहां भी 8 कर लीजिए, तो माइनस 57 करेंगे तो 2024 बच जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना आपके माइंड में कि करना कैसे है। ठीक है भाई, मान ली गलती हो गई। ईसवी सन को शक में बदलने के लिए 78 घटाएंगे। क्या करेंगे, 78 घटाएंगे। जैसे ईसवी सन हो गया आपका 2024, और इसको हमें शक संवत में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2024 में से, आवाज आ गई कि नहीं आई, अभी भी नहीं आई क्या, एक बार बताओ मुझे, आवाज अभी भी नहीं आई क्या। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 78 माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया, 14 8 6 1946, ये आंसर बनेगा, ठीक है ना, 1946 बन गया। हाँ, और अगर गलती से आपको इधर शक संवत से ईसवी में परिवर्तन के लिए 78 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना।
अब मान लो कि शक संमत में आपके पास 2017 दे रखा है उसने, इसमें आपने 78 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया ईसवी सन में 2075। ये इसका आंसर आ जाएगा। 2095 होगा। तो ईसवी से विक्रम संमत, विक्रम से ईसवी संमत, ईसवी से शक संमत और शक से ईसवी संमत। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आपको बताइए। अल बरूनी के अनुसार हमें एक विवरण और मिलता है कि शक संमत और विक्रम संमत इसमें 135 वर्ष का अंतर होता है। अब आप शक को विक्रम में बदलेंगे तो 135 प्लस माइनस करेंगे, विक्रम को शक में बदलेंगे, और गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर अल बरूनी ने गिनाया है। गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर है। तो सवाल तो इनसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इन्हीं चीजों से सवाल आते हैं। बताओ आते हैं कि नहीं आते? यस या नो? क्लियर? समय से संबंधित कुछ शब्द। पहला लिखिए दशक, 10 वर्ष की अवधि। दशक 10 वर्ष की अवधि। सिल्वर जुबली 25 वर्ष की अवधि। तीसरा लिखिए रूबी जुबली 40 वर्ष की अवधि। रूबी जुबली 40 वर्ष की अवधि। लिख लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिख लिया? एक शब्द आता है पूर्वार्ध। सदी के पहले 1 से 50 वर्ष का समय। अभी पूर्वार्ध ही चल रहा है 21वीं शताब्दी का। और एक शब्द आता है गोल्डन जुबली। इसमें आता है 50 वर्ष का समय।
गोल्डन जुबली के बाद में 50 वर्ष के बाद में फिर डायमंड जुबली होती है 60 वर्ष की। फिर 7 नंबर पे प्लेटिनम जुबली होती है। इसमें 75 वर्ष का अवधि होगा। और फिर 8वें नंबर पे अगर अपन बात करें, यस, उत्तरार्ध, तो 51 से और 100, यानी कि सदी के अगले 50 वर्ष। फिर उसके बाद लिखिएगा सदी या शताब्दी, इसमें 100 वर्ष की अवधि होती है। और फिर क्या आता है, सहस्त्राब्दी, मिलेनियम, इसमें 1000 वर्ष की अवधि होती है। और फिर क्या आता है, ग्रेट जुबली, इसमें 2000 वर्ष की अवधि होती है। ये कुछ समय की अवधियां होती हैं। कितना कुछ सीख लिया आज आपने, नई नई चीजें। बताइए, पूर्वार्ध, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, उत्तरार्ध, शताब्दी, सहस्त्राब्दी, ये सब आ गया। लिखो इसको फटाफट। देखिए, पता, आप ऐसे मत बोलो आपको नहीं पता था, आपको सब पता है। कल तक नहीं पता था, बात अलग है। आपको ये याद रखना है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया था, वो लिया था प्राचीन भारत और इतिहास के स्रोतों पर। और इन इतिहास के स्रोतों पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलेंगे अपन। हिस्ट्री के हिसाब से चलेंगे तो हमें सारे इतिहास के स्रोत पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना? यस। ये एनसीईआरटी में मैं क्या है, मेरी यही दिक्कत है, फिर पढ़ाता हूं तो फिर अंदर तक चला जाता हूं। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ये जो संवत थे ना, देखो ये तो एनसीईआरटी में आ जाता है। ये 13 संवत लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, बस ये है कि अब हमने ये पढ़ लिया। एक क्लास इस पे कल और होगी, ठीक है ना? कल जो क्लास होगी इस पे, उसमें अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला प्राचीन भारत और इतिहास के स्रोत अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसको मैं कल करवा दूंगा आपके लिए। ये क्लास जिन विद्यार्थियों ने पहले परचेज कर रखी थी, आज की क्लास सुपर रही, अब ऐसे ही रहेंगी, सुपर रहेंगी क्लास। मैं क्या अभी कहीं जा रहा हूं, 70-80 किलोमीटर की मेरी एक ट्रैवलिंग है। और वो ट्रैवलिंग क्यों है कि मैंने बताया था ना कि अपनी बुक्स जो है वो हमने दे रखी थी टाइपिंग के लिए, तो वो आप सबकी दुआओं से कंप्लीट है। और आज मैं किताब लेने जा रहा हूं,
हमारी जो बुक्स है आप सबकी दुआओं से वो आ जाएगी। अब ये है कि एक बार को हमने पूरी किताब लगभग 800 पेज में तैयार हुई है, और इस 800 पेज की किताब में संपूर्ण भारतीय इतिहास है। ठीक है ना? और बहुत शुभ काम के लिए निकल रहा हूं, आप सबकी ब्लेसिंग्स तो मुझे चाहिए इसको लेने के लिए जब मैं जा रहा हूं तो। 800 पेज की हमारी ये किताब है जो कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेगी। ठीक है ना? मैंने आपसे कहा था ना कितने लोग प्री बुकिंग चाहते हैं किताब की, तो ये लेने जा रहा हूं। मेरा 12 बजे निकलना है मेरे को। मार्केट में किताब को दुकानों पे ऑफलाइन बेचने का मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने मन ये बनाया है कि किताब केवल हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे ही विद्यार्थियों को मिलेगी। मैंने ये प्लान बनाया है कि किताब केवल और केवल हमारे ही विद्यार्थियों को मिलेगी। तो काफी टाइम से जिस टाइपिस्ट को काम दे रखा था उसने पूरा मामला अटका रखा था। देखिए फाइनली उसने कहा है कि सर आप आ जाइए एक बार। बिल्कुल। तो ये आ रही है मेरे हाथ में अभी टाइप होकर के, लेकिन मैंने इसमें एक प्लान चेंज कर दिया, वही कि मैं इसको 3 पार्ट में ही निकालना चाहता हूं। प्राचीन की किताब अलग, मध्य की किताब अलग, और आधुनिक की किताब अलग। और 2 डिसीजन किए हैं मैंने। पहला तो यह है कि इसको 3 वॉल्यूम में निकालते हैं, और दूसरा डिसीजन ये है कि इसको मार्केट में किताबों को दुकान पे नहीं देंगे। ये दुकान पे नहीं मिलेगी, ये आम चीज नहीं है। सबके पास मिल जाएगी तो सब जेआरएफ हो जाएंगे। ये सिर्फ उनको मिलेगी जो इस परिवार का हिस्सा है। ठीक है ना? यस, तो प्री बुकिंग के लिए आपको बताया था कि कैसे कैसे क्या रहना है। ले लेंगे, प्री बुकिंग भी ले लेंगे आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबको चाहिएगी। एक ही बात कहूंगा कि ये जो 800 पेज की किताब है, ये A to Z इतिहास है। आपके हर एग्जाम में 90% क्वेश्चंस कवर करने वाली बुक साबित हो जाएगी ये। आपके हर एग्जाम में 90% क्वेश्चनों को कवर करने वाली किताब हो जाएगी ये। तो मैं हो आता हूं एक बार जाकर के, देखते हैं कि टाइपिंग की कंडीशंस क्या है। अगर कंप्लीट हो जाती है तो उसको ले लेते हैं। टाइपिंग आ जाती है कंप्लीट होकर के तो। और दोपहर बाद अगर मैं टाइम से आ गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, या नेट जेआरएफ हो, ठीक है ना, आप ये मान लिए कि 2 चीजें आपको बहुत कंप्लीटली 90% क्वेश्चंस ये किताब दे देगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब द्रोणाचार्य वाली क्लास नहीं लूंगा मैं आपकी, और दोपहर बाद मेरे को जैसे समय मिल गया तो फिर आकर के ले लूंगा। ठीक है ना? कवर पेज आप सबसे पूछ करके डिजाइन करवाएंगे, बहुत प्यारा शानदार सा। बस अभी तो किताब तैयार हो चुकी है, कवर पेज पे बस बाकी है। और कवर पेज बहुत शानदार बनवा के फिर अपन काम करते हैं। हाँ, बुकिंग तो करवाएंगे। यस यस। यस, चैतन्य एकेडमी एप्लीकेशन का लोगो, हिस्ट्री विद रोहित सर, मेरा फोटो, आप सबके फोटो भी डालेंगे, चिंता मत करिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली अपडेट के साथ। ग्रुप में बताता हूं, जैसे ही हमें सफलता मिल जाएगी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि भाई काम डन हो गया, किताब अपने हाथ में आ गई, तैयार है। आप कवर पेज डिजाइन करना है और किताब के पार्ट करने हैं। हाँ, आपका टी शर्ट भी बनवाएंगे। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये एनसीईआरटी का प्लान बनाइए, जो बच्चे नहीं हैं कोर्सेज में वो ज्वाइन करिएगा, बहुत शानदार क्लास चलने वाली है। ठीक है ना? कल मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।